नॉमिनेशन हो चुका है, पहले से ही निशान नेशनल पार्टी है, हाथी है, और आप प्रचार में कब उतर रहे हैं? सर, प्रचार किया हमने, ज़मीनी स्तर पे काम किया है, 2 साल से हम लगे हुए थे और चांदनी चौक को हमने बड़े करीब से देखा है, लोगों के दुख दर्द को समझा है और उसके बाद ये कदम उठाया है कि इस स्तर पे पहुँचे हैं। आज आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो, क्योंकि आप सब लोग एक सच्चाई को बयान करते हैं। आप लोग गोदी मीडिया की तरह बिका हुए लोग नहीं हैं। आप वो लोग हैं जो सच्चाई को दिखाते हैं, धरातल पे जाते हैं और लोगों को सच दिखाते हैं। आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद मेरी तरफ से। मैं अब्दुल कलाम आज़ाद एडवोकेट, चांदनी चौक प्रत्याशी बीएसपी से। देखिए, बहन जी ने शुरू से ही ये जाना है कि गरीबों का दुख क्या होता है, किसानों का दुख क्या है, बहुजन का दुख क्या है। काशीराम साहब ने ये पार्टी बनाई थी। ये सिर्फ पार्टी इसलिए बनाई गई थी क्योंकि और सत्ता, बाकी जो सत्ता में नोरा कुश्ती हो रही थी और इतने टाइम से काम चल रहा था, बहुजन के लिए कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने सभी जातियों को एक माला में पिरोया, सभी जातियों के लिए काम किया और ये पार्टी बनाई है बीएसपी। उनकी आत्मा है इसके अंदर। और लोग जो कहते हैं कि सर काशीराम साहब का नाम लेकर जो काम करते हैं वो धोखा दे रहे हैं समाज को। आपने भी बात की है प्रचार प्रसार की, तो मैं यही बात कहूँगा कि चांदनी चौक जो इलाका है, 543 कॉन्स्टिट्यूंसी है भारत में, उसके अंदर ये नंबर 1 पे आता है। दिल्ली की राजधानी है और दिल्ली का दिल भी यही है, चांदनी चौक कॉन्स्टिट्यूंसी। इसको जिस नज़र से हमने देखा है, तो हमने देखा है कि इसके साथ बहुत दुर्व्यवहार होगा, इसके साथ दोगलापन बहुत किया गया है। आप देखना शुरू से लेकर आखिर तक यहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ी हैं वो 20 साल से ऐसी हैं। पानी की सुविधा है ही नहीं, यानी कि ऐसी ऐसी चीज़ें देखी है हमने कि ये सड़क पर पानी आ रहा है, उसके बाद 200 मीटर पर एक ट्यूबवेल लगा हुआ है, उसके ट्यूबवेल से पानी खींचा जा सकता है, लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन टैंकर का यूज़ किया जा रहा है। ये एक राजनीति है। गरीब लोगों को निचले स्तर पर रखना और उनसे काम लेना, ये एक राजनीति चली आ रही लोगों की। इनको कभी भी बदलने नहीं देते। हर्षवर्धन जी ने कोई काम नहीं किया, लोग बुरी तरीके से उनसे नाराज़ हैं। और आज जो लोग बैठे हुए हैं कि साहब हम इंडिया गठबंधन कर रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन का मामला ये है कि लोग सिर्फ सत्ता के लिए, गरीबों का उन्होंने कभी ना किया ना कर रहे हैं। 5 साल से केजरीवाल हैं, गरीबों के लिए क्या किया उन्होंने? सड़कों का क्या मामला किया उन्होंने? क्या शिक्षा के लिए किया उन्होंने? झूठे धर्रेबाजी करते हैं और कुछ नहीं होते हैं, फ्री की चीज़ देने की कोशिश करते हैं लोग। आजकल जो मुद्दा है वो है बेरोजगारी का मुद्दा। फिर भी सर सवाल ये बनता है कि आपका मुकाबला क्या गठबंधन से है या भाजपा से है? कहीं ना कहीं ये भी बात निकल के आ रही है कि मायावती जी ने अपने प्रत्याशी इसलिए उतार दिए कि भाजपा को फ़ायदा पहुँचाते सीधा। देखिए, अब मैं ये कहना चाहता हूँ सीधा सीधा, हमारा जो सीधे सीधे टक्कर है वो है बीजेपी से, क्योंकि सत्ता में है बीजेपी। और बीजेपी ने जो हाल किया हुआ, जहर फैलाया हुआ है पूरे भारतवर्ष में। आप चाहे मणिपुर देख लो, चाहे केरल देख लो, कर्नाटक देख लो, चाहे आप जम्मू कश्मीर देख लो, सब जगह इन्होंने जिस तरीके से जहर फैलाया है, हमने उसको ख़त्म करके लोगों को ऑक्सीजन देने का काम करना है। हमने काम करना है सत्ता के अंदर सुरक्षा का काम करना है। हमने काम करना है जिससे हमारे फौजी बिना मतलब में ना मारे जाएं, बिना मतलब में शहीद ना हो। हमें पता करना है कि वो 400 किलो RDX कहाँ से आया। हमें पता करना है कि इन्होंने जो खाते खोले हुए हैं अपने, जिनका ये ब्यौरा नहीं देते हैं, वो खातों में से पैसा कहाँ जाता है। हम जांच कराना चाहते हैं। बात हो जाएगी दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर जहाँ बिजली पानी फ्री मिल रहा है, तो उन वोटरों को आप कैसे समझाओगे? देखिए, बिजली पानी फ्री कहाँ मिल रहा है आप लोगों को, सही बताना। मेरा तो बिल आता है, मेरा ऑफिस का भी बिल आता है, मेरा घर का भी बिल आता है, मैं तो बिल सबमिट करता हूँ। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके बिल सबमिट करते हैं। हाँ, जिन लोगों के 200 से नीचे रीडिंग है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि वो जो गरीब है वो कभी AC इस्तेमाल ना करे, जो गरीब है कभी कूलर इस्तेमाल ना करे। वकील साहब, आपके पास वो कौन सी 4 चीज़ें हैं जो आप 1 मिनट में बता सकते हैं और लोगों के दिलों तक अपनी बात पहुंचाकर जीत हासिल कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ शिक्षा हम देंगे, प्रॉपर शिक्षा देंगे जो होनी चाहिए। संविधान को हम लोग मजबूत करेंगे, लोगों तक रोज़गार पहुंचाएंगे और साथ ही कोशिश करेंगे जो स्कूल चल रहे हैं, टीन के अंदर चल रहे हैं, उनको कम से कम छत मिल जाए।
उन बच्चों को छत मिल जाए इस तरीके वकील से। साहब ये कोई नई बात नहीं है, जो नेता आते हैं वो इसी तरीके आप जैसे कहते हैं कि हम इनको ये देंगे वो देंगे। केजरीवाल ने भी बोला था कि भाई मैं कोई गाड़ी नहीं लूंगा, मैं कोई बंगला नहीं लूंगा। वही आपकी भाषा थी ना सर, वो आज जो नए नए बंगले हैं 50 करोड़ रुपए के कोठी के अंदर अभी काम कराया है। सभी नेताओं की बात ये है। आप सवाल ये करना चाहते हैं कि आप सभी लोग इस तरीके से ही आते हैं। आपने केजरीवाल को मौका दिया, आपने बीजेपी को मौका दिया, आपने कांग्रेस को मौका दिया। एक बार बहन जी को मौका देकर देखिए दिल्ली के अंदर, अगर तकदीर न बदल जाए दिल्ली वालों की तो। अगर ये दिल्ली के अंदर बसपा का अभी तक खाता नहीं खुला है, आप लोकसभा की बात कर रहे हैं। देखिए, खाता तो केजरीवाल का भी नहीं था। 2 सीटें थीं बीजेपी की जब सरकार बनी थी, तो याद होगा आपको, खाता भी नहीं खुल पाया था उनका। तो ये शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती ही है। कलाम साहब, अभी आपने एक बात कही है कि आप पिछले 2 साल से जो है चांदनी चौक लोकसभा जिससे आप चुनाव लड़ रहे हो, काम कर रहे हैं। क्या क्या मूलभूत समस्याएं आपने वहाँ देखी हैं और जिनमें सुधार की आवश्यकता है? देखिए, अगर हम शुरुआत करते हैं, यहाँ पर एक गाड़िया लोहार हैं, गाड़िया लोहार हैं जो बैठे हुए हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं, जो घर के लिए आवास इनके लिए कभी नहीं हो पाया। इसके लिए नेहरू साहब ने कहा था, नेहरू जी ने कहा था कि मैं आवास इसके लिए कराऊंगा, और बातचीत हुई थी, है ना। और कुछ आवास तैयार भी किए गए थे जो वाई ब्लॉक में मंगोलपुरी में हैं भी, जो अभी तक उनको आवंटित नहीं किए गए, दिए ही नहीं गए उनको, और वो ऐसे के ऐसे ही हैं। ये कितने समय पहले की बात है? ये तकरीबन, इसको मैं तो 4 साल से तो मैं आरटीआई डाल रहा हूँ। मैंने केजरीवाल साहब को भी आरटीआई डाली, मैंने पीएम साहब को भी आरटीआई डाल दी इसके लिए, लेकिन कोई जवाब इसके लिए नहीं आया। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अगर हमारे चीज़ों में आती हैं तो हम उन लोगों को सबसे पहले पुनर्वास देंगे, क्योंकि उनके पास आवास की समस्या है। उन्होंने 500 साल से वो आवास पक्के मकानों में रहे नहीं हैं और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजर कर रहे हैं। मैंने वहाँ काम किया है, वहाँ पर मैंने 80 बच्चों को, मतलब 1 साल में 80 बच्चों को मैंने वहाँ शिक्षा दी है। और वहाँ पर मैंने क्या किया है कि अलग अलग उम्र के जो बच्चे थे उनको उस स्तर तक ले आकर के उनके एडमिशन कराए हैं सरकारी स्कूल में। शिक्षा फ्री दी है उनको, अपनी जेब से खर्च किया है, किताबें दी हैं उनको, टीचर दिए हैं उनको, सारा सामान उनको दिया है। 2 साल तक मैंने दिया है उनको। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि सरकार उनके लिए कुछ करे। और जनता में जाने के लिए आपके पास क्या मुद्दे हैं? जनता में जाने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए रोज़गार है। रोज़गार की जो स्थिति है आजकल बहुत ख़राब है। जो स्थिति है, जो भौगोलिक स्थिति बना के रखी है इन लोगों ने, दर्शा के रखी है, वो बहुत गलत करके रखी है। जो दूजा व्यवहार किया है वो गलत किया उन्होंने। देखिए, झुग्गियों में के आसपास कहीं कोई स्कूल नहीं है। सर, झुग्गी झोपड़ी वालों को तो मंदिर ही जरूरत है ना, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। देखिए, राम से हमें परहेज नहीं है, ना हमें राम से परहेज था। हमें परहेज उन लोगों से है जो राम का नाम लेकर सांप्रदायिक दंगे करते हैं, जो राम के नाम पर लोगों को मॉब लिंचिंग करते हैं, जो राम के नाम पर लेकर के जो है गोकशी करते हैं और बदनाम करते हैं मुसलमानों को। अच्छा वकील साहब, जैसा बहुजन समाज पार्टी का नारा है दलित मुसलमान करो विचार, तो आपको क्या लगता है कि आप अपने मुस्लिम समाज को जोड़ करके चांदनी चौक जैसी ऐतिहासिक लोकसभा को जीत पाएंगे? देखिए, मुसलमान को एक बात समझ में आ गई है बहुत अच्छे से कि कांग्रेस ने अभी तक हमारे साथ कुछ नहीं किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया। हमने दरी बिछाई है, झंडे उठाए हैं, और हमें कोई ना तो कोई टिकट दिया गया ना कुछ किया गया है। हमारे इसमें बीएसपी के अंदर बहन जी ने नवाजा है मुसलमानों को, जहां मुसलमान को दरकिनार कर दिया गया, एक निचले दर्जे में डाल दिया गया, उसको उन्होंने सम्मान देने की कोशिश की है। तो ये मुसलमान को समझ में आने लगा है धीरे धीरे कि हमें अब जो है, हमें जहाँ स्थान मिल रहा है, जहाँ सम्मान मिल रहा है, हमें वहाँ जाने की ज़रूरत है। जहाँ हमारी अकीदत है वहाँ हमें जाने की ज़रूरत है। पर मायावती जी के पिछले बयान भी यानी कि वायरल होना शुरू हो गए हैं मुस्लिमों को लेकर। जी बिल्कुल भाई, उनको कैसे समझा पाएंगे फिर मुसलमानों को? देखिए, बयानबाजियाँ जो है, जो आप कह रहे हैं कि वो जो हर जो है नेता करता है अपने तरीके से करता है। बहन जी के हमें ऊपर पूरा विश्वास है, उनकी नीति पर पूरा विश्वास है। दिल्ली की राजधानी में 7 लोकसभा सीट है, जिसमें से 3 पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे गए। कैसे देखते हैं इसको आप? और इसके लिए ज़रूर बहन जी ने अपने तरीके से उसको अपनी नीति में बदलाव किया है, तो कुछ सोच कर किया है। सर, आखिरी सवाल ये है कि ये भी एक सवाल है कि जैसे धड़ा प्रत्याशी बदले जा रहे हैं, अचानक हम देख रहे हैं कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो प्रत्याशी कुछ और होते हैं और बाद में बदल जाते हैं। अब और सुनने में आ रहा है कि नया प्रत्याशी भी एक और बदला जा रहा है ईस्ट दिल्ली से। जी। क्या आप टिके रहेंगे या आप भी बदल दिए जाएंगे? देखिए,
बहन जी का जो आशीर्वाद होगा, जो आदेश होगा वो मैं करूँगा। लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को कि मैंने पर्चा दाखिल कर दिया है और मुझे सिंबल मिल चुका है। बहुत बहुत चलते चलते आप मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहिए? अपने घर से बाहर निकलिएगा तो अपना गैस सिलेंडर देखिएगा, पेट्रोल के रेट देखिएगा, डीजल के रेट देखिएगा, अपना जो खाने का तेल है रिफाइंड है उसका रेट देखिएगा, सरसों का तेल का रेट देखिएगा। और याद कीजिएगा मणिपुर की बहनों को, याद कीजिएगा हाथरस के कांड को, याद कीजिएगा बनारस के कांड को, याद कीजिएगा झूठे वादों को, याद कीजिएगा 15 लाख को, याद कीजिएगा अच्छे दिन को, याद कीजिएगा वो जो कोरोना पीरियड में हुआ है, याद कीजिएगा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को, और जो कोरोना पीरियड में जो वैक्सीन आप लोगों को लगाई गई हैं झूठ बोल करके, वो जो उन्होंने बेचा है लोगों को, समाज को बेचा है, जो उन्होंने बेचा है देश को बेचा है, ये याद कीजिएगा। उसके बाद वोट डालिएगा और संविधान का जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद।